बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, ठीक हैं? आज हम क्लास 10 का मैथ यूनिट नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 का नाम है वेक्टर्स इन प्लेन। अब ये वेक्टर्स क्या होते हैं, प्लेन क्या होता है, आइए थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। आपने क्लास 9 में फिजिक्स की बुक में स्केलर एंड वेक्टर पढ़ा है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं कि जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता हो तो हम उसको मुकम्मल डिस्क्राइब कर सकते हैं, मुकम्मल बयान कर सकते हैं, अगले बंदे को वो चीज़ समझा सकते हैं। उसके लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि 5 किलोग्राम, यानी अगर हम किसी चीज़ का वज़न कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं 5 किलोग्राम। इसमें हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं। अगर हम कहते हैं 30 सेकंड तो इसमें भी हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं। ये जो चीज़ है ये मैग्नीट्यूड कहलाती है। ये भी मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कहते हैं क्वांटिटी को। किसी भी चीज़, किसी भी क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो मैं यहां पे खड़ा हूं तो मैंने 10 मीटर पैदल चलना है, लेकिन मैं ये नहीं बताता कि किस तरफ चलना है। तो इसका मतलब है कि जो सामने बंदा सुन रहा है उसको कंफ्यूजन ही रहेगी कि इसने 10 मीटर चलना है, किस तरफ चलना है। तो उसके लिए मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मैं कहता हूं कि मैं 10 मीटर वेस्ट की तरफ चलता हूं, तो अब वो समझ जाएगा कि मैं इधर की तरफ जा रहा हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं 10 मीटर नॉर्थ वेस्ट जाऊंगा, वो फिर भी समझ जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट जो है ये डायरेक्शन है, NW। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत होती है। उन क्वांटिटीज़ को वेक्टर्स कहते हैं। और वेक्टर्स में दो चीज़ें लाजमी हमें पता होनी चाहिए, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था स्केलर एंड वेक्टर का। आगे हम डिटेल से इसे पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा है प्लेन। प्लेन से क्या मुराद है? देखें, मेरे पास ये एक मार्कर है, आपको ये एक सीधी लाइन नज़र आ रही है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी एक लाइन हो या एक डायमेंशन हो या एक डायरेक्शन हो उसे हम लीनियर कहते हैं। लीनियर, ये वर्ड आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये ऐसी चीज़ है जिसकी एक डायरेक्शन होती है। और अगर किसी चीज़ की दो डायरेक्शन हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो फिर उसे प्लेन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो वेक्टर पढ़ेंगे उसकी दो डायरेक्शन होंगी, दो डायमेंशंस होंगी, एक एक्स एक्सिस पे होगी, एक वाई एक्सिस पे होगी। तो इसलिए हम इसे प्लेन कहते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था वेक्टर्स इन प्लेन। अब इसमें एक चीज़ और देखें, जैसे ही ये दोनों लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं तो हमें 4 पार्ट्स मिलते हैं, 1 2 3 4। तो इसको उर्दू में कहते हैं चौथा हिस्सा। हर हिस्से को कहते हैं चौथा हिस्सा। और इसको चौथे को अरबी के अंदर रुबा भी कहते हैं, रुबा। तो इसको हमने इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। ये एक ही मतलब है हर तीनों लफ्ज का। अब यहां पे इसको हम कह देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। याद रखें, आप इधर से इधर मूव करें या इधर से इधर मूव करें, ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। आप चाहे इसकी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, आपने अपने घर में क्लॉक देखा है, वो उसकी जो नीडल्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो इस डायरेक्शन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज। इसीलिए उसे क्लॉकवाइज कहते हैं क्योंकि क्लॉक की डायरेक्शन ये होती है। और अगर इसके उलट डायरेक्शन में जाएं तो फिर इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम जिस डायरेक्शन में मर्जी जाएं, इस तरह ये नहीं होगा कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमेशा फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा, ये फोर्थ रहेगा, चाहे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें। अब नेक्स्ट इसमें देखें, जब भी हमने किसी पॉइंट को यहां पे जाहिर करना होता है, हमारे पास P पॉइंट है, उसको हम XY लिखते हैं, तो इसके दो हिस्से होते हैं। प्लेन के अंदर दो हिस्से होते हैं। हमने बताना होता है कि इस P का X हिस्सा कितना है, Y हिस्सा कितना है। इसे कहते हैं X कोऑर्डिनेट, इसे कहते हैं Y कोऑर्डिनेट। और जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा X वैल्यू होती है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो हमेशा Y वैल्यू होती है, और ये तरतीब से दिया होता है, इसलिए इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। उर्दू में इसे कहते हैं मुतरत्तब जोड़ा, यानी तरतीब दिया हुआ जोड़ा। पहली वैल्यू जो है ये हमेशा X होगी और दूसरी वैल्यू हमेशा Y होगी। अब ये प्लस भी हो सकती हैं, माइनस भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। देखें मेरे पास एक पॉइंट है 4, 2। अब मैंने ये तो मुझे पता चल गया कि ये X होता है, ये Y होता है, तो मैं क्या करूंगा, पहले X जो है ये उस पे ये निशान लगाऊंगा, तो ये मेरे पास निशान आ गया छोटा सा। फिर Y के ऊपर 2 का निशान, Y लाइन पे 2 का निशान लगाएंगे। अब देखें इसको मैं अगर इस तरफ लेके आता हूं तो ये कभी भी इस पॉइंट से नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इस पॉइंट को इसकी तरफ लेके आता हूं। अब ये जो है इसको ऊपर की तरफ लेके जाता हूं, तो जहां पे ये दोनों कट करेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है P42। अब अगर मेरे पास एक और पॉइंट है Q 3 -1, तो X की वैल्यू पॉजिटिव है, Y की वैल्यू नेगेटिव है। अब यहां पे मैं देखूंगा कि X जो है वो 3 है और Y -1 है, तो Y लाइन पे -1। अब इस 3 को मैं नीचे की तरफ लेके आता हूं और इसको इसकी तरफ लेके आता हूं, तो जहां पे ये दोनों कट करेंगे वो हमारा Q पॉइंट हो जाएगा 3 -1। तो इस तरह कोई भी पॉइंट आपको गिवन हो तो आप उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। अब इसमें एक और छोटी सी चीज है कि कोई भी पॉइंट दिया हो, मैं यहां पे एक पॉइंट लिखता हूं R -3 -2, मैं इसे ड्रॉ नहीं करता, लेकिन इसको देख के मुझे बताना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये एक छोटा सा हिंट है। देखें अगर हम यहां पे पॉइंट बनाएं तो यहां पे देखें दोनों ही पॉजिटिव हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में X वैल्यू नेगेटिव होती है, Y वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आप कोई भी पॉइंट आपके पास गिवन हो तो आप फौरी तौर पे देख के बता सकते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में X पॉजिटिव होता है, Y नेगेटिव होता है, जैसा कि ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है। और यहाँ ये वाला पॉइंट आप देख के बता सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो वैल्यूज हैं वो माइनस में हैं।
एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द क्वाड्रेंट इन विच ईच पॉइंट लाइज। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट हैं, इनके बारे में हमने बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो ये आपने पॉइंट्स ड्रॉ नहीं करने, सिर्फ बताना है। अब ये पहला पॉइंट देखें, एक्स वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई वैल्यू भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है ये यहाँ कहीं पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज ही पॉजिटिव होती हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे पहला रुबा। हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, 5 - 4। 5 जो है ये x है और ये पॉजिटिव है, तो यानी ये यहाँ कहीं पे आएगा। और -4 जो है ये y पॉइंट है, ये हमारे पास यहाँ कहीं पे आएगा। तो इसलिए इनको जब हम मिलाएंगे तो ये हमें नजर आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, -6 2। x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू प्लस में है, तो इनको जब हम मिलाएंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। इसको उर्दू में लिखेंगे चौथा रुबा और इसे दूसरा रुबा। अब ये दोनों ही माइनस के हैं, याद रखें दोनों प्लस के हों तो पहला क्वाड्रेंट होता है और दोनों माइनस के हों तो तीसरा क्वाड्रेंट होता है हमेशा। ये आपने बनाना नहीं, सिर्फ ये आंसर बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। वो कह रहा है कि इन चारों पॉइंट्स को आपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करना है। तो आइए इनको बारी बारी ड्रॉ करते हैं। ए का है 3 - 3। अब ये x वैल्यू है, ये y वैल्यू है। इसकी x वैल्यू 3 है, तो 3 पे हमने निशान लगा लिया। अब ये y वैल्यू -3 है, तो -3 पे निशान लगा लिया। इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, तो जहां भी ये मिलते हैं वहां भी हमारा ये a पॉइंट बन जाएगा। a 3 - 3। अब b पॉइंट है -3 3, तो ये x वैल्यू -3 है और y वैल्यू 3 है। अब इसको इधर लेके आए और इसको यहां ऊपर ले जाएं, तो जहां पे ये मिलते हैं ये हमारा b पॉइंट है -3 3। अब c पॉइंट है 5 7। x एक्सिस पे 5 ये है, y एक्सिस पे 7 ये है। इसको इधर लेके आए और इसको यहां ऊपर ले जाएं, तो ये जहां पे मिलते हैं हमें c पॉइंट मिलेगा 5 7। अब d पॉइंट है -2 - 4। ये x पे -2 है, ये y पे -4 है। इसको नीचे लेके आए और इसको इधर लेके आए, जहां ये मिलते हैं तो ये हमारा d पॉइंट है -2 - 4। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। याद रखें इसमें जो ये मैंने डॉटर लाइंस बनाई हैं ये बनाने की जरूरत नहीं होती, इसके बगैर डायरेक्ट आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपके पास ये कुछ वेक्टर्स हैं, इसमें से आपने टेल और टिप को बताना है। याद रखें ये बहुत ही सिंपल है। वेक्टर के अंदर ये इसकी टेल होती है, जिस साइड पे एरो नहीं होता, और जिस साइड पे एरो होता है वहां टिप कहते हैं। इसको टिप कहेंगे, इसको टेल कहेंगे। तो पार्ट 2 में ये टेल है, ये टिप है, 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 और इसके लास्ट पार्ट में ये टेल है, ये टिप है।
तो वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, उसमें एक टेल एक टिप। अब हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं, पहले वो ज़रा समझ लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इसमें कि हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे उसको जाहिर कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर है कि नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। पहले तो है कि इसको लिखते हुए हम इन 3 तरीकों से लिख सकते हैं कि अगर एक ही बात हो रही है तो उसके नीचे हम लाइन लगा सकते हैं, या इसके ऊपर एरो लिख सकते हैं, या उसको बोल्ड करके यानी मोटा करके लिख सकते हैं। ये काम मुश्किल है, ये दोनों काम आसान है। तो इनमें से भी ज्यादातर ये यूज होता है बुक में, तो हम भी इसे ही यूज करेंगे। तो वेक्टर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया कि वेक्टर को लिखते कैसे हैं। अब वेक्टर को जाहिर करने का भी तरीका है। जाहिर करने का ये तरीका है कि हमने एक लाइन बनाई, इस लाइन में ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, तो ये जो टोटल इसकी लेंथ है ये ए वेक्टर है और ये इसकी डायरेक्शन है। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक ये इसकी जो टोटल लेंथ है ये इसकी मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रही है, और एरो जो है ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसमें अगर आपके पास वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट ना हो तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो हम ओरिजिन ले लेते होते हैं। ओरिजिन आमतौर पे किसी भी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन लिया जाता है। अब वेक्टर्स की 2-3 टाइप्स हैं, उसको जरा स्टडी कर लें कि कैसे हम इन टाइप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब है कि ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, उसी एंगल पे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे -a वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के नेगेटिव हैं। लेंथ भी इसकी सेम रहती है, लेंथ चेंज नहीं होती, सिर्फ इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, उलट हो जाती है 180 डिग्री एंगल पे। उसके बाद इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी लेंथ इक्वल है, जैसा कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं। अभी ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, मैं यहां दोबारा बना देता हूं। ये एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी। अगर तो इन दोनों की लेंथ इक्वल है, इन दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है, और इन दोनों की डायरेक्शन भी इक्वल है, सेम है, तो फिर ये इक्वल वेक्टर्स हैं। अभी हम इनकी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर रहे, लेकिन इनकी चूंकि लेंथ इक्वल है तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है। तो ये इक्वल वेक्टर्स की छोटी सी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट है नल या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर वो होता है कि जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है लेकिन उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन लाजमी होती है। अब कोई ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू कुछ ना हो लेकिन उसकी डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं? तो इसके लिए एक आर्बिट्रेरी वर्ड यूज किया जाता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। इसका मतलब है कि इसकी कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, वैल्यू तो इसकी है नहीं, मैग्नीट्यूड 0 है, तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। अब जो जीरो वेक्टर है वो किसी भी वेक्टर के पैरेलल हम बना सकते हैं। वैसे तो इसकी लेंथ शो नहीं हम कर सकते क्योंकि 0 है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं लेंथ बना रहा हूं, वरना जीरो वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड हमेशा 0 होती है। तो ये किसी भी वेक्टर के पैरेलल हो सकता है। पैरेलल वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। तो ये पैरेलल हैं लेकिन ये इस वक्त एंटी पैरेलल हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेक्टर को हम रेक्टेंगुलर प्लेन में भी जाहिर कर सकते हैं।
जो हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा है। अब वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक्स एंड वाई। अब वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो उसको हम आई से जाहिर कर सकते हैं, और जो उसकी वाई डायरेक्शन है उसको हम जे से जाहिर कर सकते हैं। तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अब इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको हम आई से जाहिर कर सकते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन है वाई एक्सिस पे, उसको हम जे से जाहिर कर सकते हैं। और इस पूरे चैप्टर में हमने यही दो वर्ड यूज करने हैं, यही दो लेटर यूज करने हैं, आई एंड जे। तो आई का मतलब होगा कि आप वेक्टर को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, और जे का मतलब होगा कि आप वेक्टर को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पोजीशन वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर चलेगा। अब पोजीशन वेक्टर से मुराद है कि हमारे पास एक पॉइंट है पी एक्स वाई, इसकी हमने पोजीशन बतानी है ओरिजिन के लिहाज से, तो इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 होते हैं, और पी के कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई लिए हुए हैं। अब इस वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में चेंज कर देते हैं। एक इसका ये कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट, और ये इसका एक्स कंपोनेंट है। और एक्स कंपोनेंट जो है ये आई डायरेक्शन में है, और वाई कंपोनेंट जो है ये जे कंपोनेंट जो है ये वाई डायरेक्शन में है। तो अब हम इसकी पोजीशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? ओपी, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंट पी माइनस पॉइंट ओ, यानी P से O माइनस करेंगे तो हमें जो है इसका पोजीशन वेक्टर मिलेगा। अब P की जो पोजीशन है वो है एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि ये इतना मूव किया है यहां तक, तो इसको हम एक्स आई लिख सकते हैं, और ये इतना मूव किया है इसको हम वाई जे लिख सकते हैं। ये मैं लिख देता हूं एक्स आई वाई जे। तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स बने वो है एक्स आई प्लस वाई जे। आई का मतलब है कि ये एक्स डायरेक्शन में है, जे का मतलब है कि ये वाई डायरेक्शन में है। अब जो ओरिजिन है इसका मैग्नीट्यूड तो 0 है, लेकिन ये इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो आई यानी एक्स डायरेक्शन में है, और जो इसका वाई कंपोनेंट है जे वो वाई डायरेक्शन में है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स आई प्लस वाई जे माइनस 0i माइनस 0j। अब i वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर लें, एक्स आई माइनस 0i प्लस वाई जे माइनस 0j। अब यहां से i कॉमन ले लें, प्लस यहां से j कॉमन ले लें, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स, और ये साथ में आ जाएगा i, प्लस y माइनस 0, y साथ में ये j आ जाएगा। तो OP जो वेक्टर है वो हमारे पास आ गया एक्स आई प्लस वाई जे। यहां देखें ओरिजिन को हमने यूज किया है, लेकिन फाइनल कैलकुलेशन में ओरिजिन हमारे पास खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी दोनों जो वैल्यूज हैं वो 0 थी। तो इसका मतलब है कि किसी भी वेक्टर की पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो जो पॉइंट हमें दिया होगा उसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो बड़ी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए ए बी वेक्टर फाइंड करना है, और वो भी एक्स आई प्लस वाई जे की शक्ल में। तो ये हमारे पास पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले करते हैं। इसमें ए और बी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, तो इसका हमने ए बी वेक्टर फाइंड करना है। पहले तो ये देख लें कि ये है क्या। फर्ज करें आपके पास ये x है, ये y है। अब आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ये ओरिजिन, और ये इसका ए पॉइंट।
अब दूसरा वेक्टर है बी, ओ बी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बराबर होगा ए बी वेक्टर। तो यहां पे हम रिजल्टेंट वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके लिख सकते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा। यहां पे हम लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। लेकिन हमने चूंकि ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो ये इधर ही रहेगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ ए जो है इधर आके माइनस हो गया। अब हमारे पास ओ बी नहीं है, ओ ए नहीं है, पहले तो हम इन्हें लिख लेते हैं। अब इसको बेशक आप इक्वेशन 1 कह दें। अब ओ बी जो वेक्टर है ये आपने ओ बी का पोजीशन वेक्टर शो करना है। अब इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन है और जो इसका एंड पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, वो बी है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं पॉइंट बी को यूज करते हुए। ये हो जाएगा -2i प्लस 4j। तो ये हमारे पास ओ बी वेक्टर बन गया। अब ओ ए वेक्टर निकालेंगे। ओ ए वेक्टर जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लें, i -7j। इसका भी जो वेक्टर लिखा हुआ है वही हम i और j में लिख लेते हैं, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर बन जाता है। अब ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ए बी वेक्टर का आंसर आना शुरू हो जाएगा। ये हमने ओ बी की वैल्यू लिखी -2i प्लस 4j माइनस ये फॉर्मूले का। अब ओ ए की वैल्यू पुट की i -7j, ब्रैकेट्स ओपन कर लें, प्लस 4j माइनस i प्लस 7j, -2i माइनस i -3i प्लस 4j प्लस 7j प्लस 11j। तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया पार्ट 1 का। अब इसी तरह हम पार्ट 2 करते हैं। इसमें हमने लिख लिया ए बी जो वेक्टर है ये बराबर है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब ओ बी पहले हम निकालते हैं, जो ये लिखा हुआ है वही आपका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। ये हो जाएगा 12i प्लस 3j। अब ओ ए फाइंड करते हैं, जो ये पॉइंट है वही हमारा आंसर में आ जाएगा 8i प्लस 9j। अब ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करें तो आपके पास ए बी वेक्टर आएगा 12i प्लस 3j माइनस ये वाला। ओ ए की वैल्यू पुट की 8i प्लस 9j, ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 12i प्लस 3j माइनस 8i माइनस 9j। अब 12i माइनस 8i 4i प्लस 3j माइनस 9j माइनस 6j। तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर का फाइनल आंसर आ गया। बहुत इजी है ये ए बी वेक्टर फाइंड करना, या दो वेक्टर्स का जो डिफरेंस वेक्टर है वो कैसे हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन 4 इज कंप्लीटेड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। ये हमारे पास वेक्टर है। अभी हमने बात की थी कि वेक्टर में दो चीजें होती हैं। वेक्टर के अंदर दो चीजें हैं, एक है उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ जो है, और दूसरा उसकी डायरेक्शन। अब इस वेक्टर में से हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, डायरेक्शन को हमने इग्नोर कर देना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x²
प्लस वाई स्क्वेयर। और ये कहाँ से फॉर्मूला आया है? ये है ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जी। तो ये ए इज इक्वल टू दिस। यहां आप इस ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और ये जो y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, फिर उसका सारे का स्क्वायर रूट जज़र। तो यहां आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड को हम डिस्टेंस भी कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं, नॉर्म भी कहते हैं, NORM, लेंथ, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए ये 3 वर्ड यूज होते हैं, तीनों में से कोई वर्ड भी यूज किया जा सकता है। अब यहां पे हमारे पास जो x है वो है -3, जो y है वो है +2। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ये बराबर है x² प्लस y² और सारे का जज़र। वैल्यूज पुट कर दें, -3² प्लस 2² स्क्वायर रूट। ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 13 स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट नहीं मालूम किया जा सकता इंटीजर्स में, तो इसलिए इसका यही आंसर होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -3। फॉर्मूला लिख लें, x² प्लस y²। x की वैल्यू 4 है, 4² प्लस y की वैल्यू -3, इसका स्क्वायर ले लिया, फिर इसका जज़र। ये 16, ये +9, 25 स्क्वायर रूट। अब 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये इसका आंसर आ गया। याद रखें, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही यूज हो सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी बिल्कुल x की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 3/2 है। अब हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज करेंगे, x² प्लस y² स्क्वायर रूट। अब ये 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 3/2 इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ये 1/4, ये 9/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों का एलसीएम ले लें, 4, 1 + 9, यह आ जाएगा 10/4 स्क्वायर रूट। अब दोनों का स्क्वायर रूट कर लें, 10 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा और नीचे इसके 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, इससे आगे ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। यानी हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और वो भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में, जो वेक्टर हमें गिवन है उसकी डायरेक्शन में। अब इसका पार्ट 1 है, ए वेक्टर इज इक्वल टू -4i + 5j। तो एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब है 1, यानी ऐसा वेक्टर है कि जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, जिसकी लेंथ 1 होती है। 1 मिलीमीटर हो सकती है, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 1 न्यूटन मीटर हो सकती है, 1 न्यूटन हो सकती है। कोई भी ऐसा वेक्टर कि जिसकी क्वांटिटी यानी लेंथ जो है वो 1 होती है, वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। वेक्टर की हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक उसमें मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हमने इस तरह जाहिर कर दिया, एक उसकी डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन को हम इस तरह लिखते हैं, इसे पढ़ते हैं ए हैट। तो ये जो है ये यूनिट वेक्टर कहलाता है ये वेक्टर। वेक्टर जो है ये इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, ये जो यूनिट वेक्टर है इस वेक्टर की डायरेक्शन में है और इसकी जो लेंथ है वो 1 है।
तो 1 लेंथ जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, और वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर होता है। इस वेक्टर की डायरेक्शन वही है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इससे हम ये a इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a यूनिट वेक्टर जो है ये होगा a वेक्टर डिवाइडेड बाई a। अगर हम इसे मॉडुलस की शक्ल में लिख रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं मॉडुलस के सिंबल के बगैर। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसके जरिए हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने a वेक्टर लिखा -4i + 5j। अब यहाँ हमें इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। दोनों तरफ मॉडुलस अप्लाई किया, अब इस मॉडुलस का मतलब है -4 का स्क्वायर यानी x वैल्यू का स्क्वायर प्लस y वैल्यू का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 16 + 25 और इसका आंसर आ जाएगा 41। अब 41 का स्क्वायर रूट इंटीजर्स में नहीं होता, तो यही इसका आंसर हम यूज करेंगे। अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। ये होता है a वेक्टर डिवाइडेड बाई a मैग्नीट्यूड। अब यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे ताकि हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकें। a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, अब a वेक्टर गिवन है हमारे पास -4i + 5j डिवाइडेड बाय, ये मैग्नीट्यूड जो हमने फाइंड की है उस पर डिवाइड कर दें 41 स्क्वायर रूट। अब ये जो 41 स्क्वायर रूट है इसे इस रकम के नीचे भी लिख लें, फिर इस रकम के नीचे लिख लें। -4i / 41 स्क्वायर रूट प्लस 5j / 41 स्क्वायर रूट। ये जो i है ये इसको आप इस फ्रैक्शन वाली लाइन से साइड पे भी लिख सकते हैं। तो ये इसका यूनिट वेक्टर है a वेक्टर का। तो आप देख रहे हैं कि ये भी एक वेक्टर है, इसमें i डायरेक्शन है, j डायरेक्शन है, तो इसका मतलब है कि ये भी एक वेक्टर है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं सेम उसी मेथड से। a वेक्टर सॉल्यूशन में भी हमने लिख लिया 6i + 8j। अब यहां से हम इसका मॉड्यूलस लेंगे जिससे हमें इसकी मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। अब x वैल्यू का स्क्वायर, y वैल्यू का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट 36 + 64 100, और 100 का जो जजर है वो 10 होता है। तो मैग्नीट्यूड आ गई हमारे पास 10। अब हम a यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला है a वेक्टर डिवाइडेड बाई a मैग्नीट्यूड। अब a वेक्टर है हमारे पास 6i + 8j डिवाइडेड बाई 10। अब 10 को 6 के नीचे लिखें, फिर 8 के नीचे लिखें। अब इसकी कटिंग हो सकती है 2 के टेबल पे, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3/5i प्लस ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4/5j। तो ये हमारा a यूनिट वेक्टर है। अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसमें a वेक्टर है 1/6 स्क्वायर रूट i + 1/6 स्क्वायर रूट j। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले वेक्टर लिखते हैं। वन ओवर 6 स्क्वायर रूट i + 1/6 स्क्वायर रूट j। अब इसका मॉड्यूलस लेते हैं
ताकि मैग्नीट्यूड फाइंड किया जा सके। अब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर जब इसके साथ आएगा तो कट हो जाएगा 1/6। इसी तरह इधर 1/6। एलसीएम लिया 1 + 1, यह आ जाएगा 2/6 स्क्वायर रूट। अब ये कट हो गया 1/3, तो ये आ गया 1/3 स्क्वायर रूट। अब ये 1 का स्क्वायर रूट अलहदा लेंगे तो वो 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास ए मैग्नीट्यूड। अब हमने ए यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड। वैल्यूज पुट कर लें, 1/6 स्क्वायर रूट आई प्लस 1/6 स्क्वायर रूट जे डिवाइडेड बाई 1/3 स्क्वायर रूट। अब ये ऐसे है रकम a/b फ्रैक्शन c/d, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a/b मल्टीप्लाई d/c। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारी a रकम है, ये b रकम है, ये c रकम है, ये d रकम है। तो ये जो 3 स्क्वायर रूट है ये ऊपर आ जाएगा और ये रकम सारी इस तरह नीचे आ जाएगी। 1/6 स्क्वायर रूट आई प्लस 1/6 स्क्वायर रूट जे। अब इस रकम को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 6 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट आई। इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हमने इसी तरह लिख लिया 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट जे। अब ये 3 स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2 स्क्वायर रूट आई प्लस 1/2 स्क्वायर रूट जे। तो ये इसका हम फाइनल आंसर आ गया ए यूनिट वेक्टर का। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, शुरू करते हैं। ए वेक्टर गिवन है, a इज इक्वल टू 1/2 आई माइनस 3/4 जे। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ए वेक्टर लिखते हैं 1/2 आई माइनस 3/4 जे। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं 1/2 आई माइनस 3/4 जे मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर प्लस इस रकम का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इसका एलसीएम ले लें, यहाँ नीचे 16 आ गया, 16 को 4 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया, इस 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर भी 4 आ गया प्लस 9। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो आप अभी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ के आए हैं, स्क्वायर रूट। अब ये हो जाएगा 13/16 स्क्वायर रूट। अब 13 का स्क्वायर रूट अलग लिख लें और 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 होता है। तो ये हमारे पास आ गया ए मैग्नीट्यूड। अब हम ए यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला है ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड। वैल्यूज पुट कर लें, माइनस 1/2 आई, सॉरी ये प्लस है, माइनस 3/4 जे डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर रूट ओवर 4। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, a/b/c/d। तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई a/b मल्टीप्लाई d/c। तो ये हमारी पहली रकम, ये दूसरी रकम, ये तीसरी रकम, ये चौथी रकम। तो चौथी रकम सबसे ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2, ये नीचे आ जाएगा 13 स्क्वायर रूट माइनस 3/4 जे। तो इस तरह ये हमारे पास रकम बन जाएगी।
अब इस 4 को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें। ये हो जाएगा 4/13 स्क्वायर रूट, और साथ में ये 2 इधर आ जाएगा i, माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 13 स्क्वायर रूट j। इस रकम को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब ये इससे कट होके 2 हो जाएगा, ये इससे कट होके 1 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 2/13 स्क्वायर रूट i माइनस 3/13 स्क्वायर रूट j। तो ये इसका फाइनल आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 3 वेक्टर्स गिवन हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ये 3 वेक्टर गिवन है। देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, यानी हमने इस वेक्टर के पैरेलल में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब 2 वेक्टर है हमारे पास ए बी, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब पैरेलल वेक्टर की जो लेंथ है वो चेंज हो सकती है, इसकी लेंथ ज्यादा नजर आ रही है, इसकी लेंथ कम है, लेकिन इन दोनों का जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा इक्वल होता है, वो हमेशा सेम आंसर देता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ये वाली चीज फाइंड करते हैं, इसको हम किसी और वेक्टर के बराबर रख लेते हैं ताकि हमारी ये कैलकुलेशन जरा आसान रहे। मैं इसको u वेक्टर के बराबर रख लेता हूं। लेट u वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर, यानी इसको सॉल्व करके जो वेक्टर आएगा उसको हमने u का नाम दे दिया। अब इन तीनों की वैल्यूज पुट कर लें। a की वैल्यू है 5i माइनस 7j, प्लस b की वैल्यू है माइनस i माइनस j, माइनस 3c की वैल्यू है 2i प्लस 3j। अब इन्हें इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर लें। ये हो जाएगा 5i माइनस 7j। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस i, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस j। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस 6i, ये इधर माइनस 9j। अब i वाली रकमों को इकट्ठा सॉल्व कर लें। ये है प्लस 5 माइनस 1 माइनस 6, तो माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 हो गया, माइनस 7 प्लस 5, तो ये हमें -2 आंसर देगा, -2i। अब j को सॉल्व कर लें। j की सारी रकमें माइनस में हैं, -9 -1 -10 हो गया, -7 -17 आ जाएगा। तो ये हमारे पास u वेक्टर आ गया। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ताकि हम आगे जाके इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकें। -2i -17j इसका मैग्नीट्यूड। अब ये -2 का स्क्वायर प्लस -17 का स्क्वायर, अब -2 का स्क्वायर जो है ये 4 हो गया, और -17 का स्क्वायर जो है ये प्लस 289 हो गया। यह आ गया 293। अब 293 जो है ये इसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया जा सकता, इसलिए इसे ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास a मैग्नीट्यूड आ गया, सॉरी u मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम u यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला होगा u वेक्टर डिवाइडेड बाई u मैग्नीट्यूड। अब u वेक्टर ये है हमारे पास -2i -17j डिवाइडेड बाई 293 स्क्वायर रूट। अब इसको एक दफा इसके नीचे लिख लें, एक दफा इसके नीचे लिख लें। i -17 ओवर 293 स्क्वायर रूट j। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया।
ये ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि इसके पैरेलल है। पैरेलल था तभी तो ये इक्वल आया है। एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं जैसा कि अभी बताया। तो दोनों यूनिट वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो इनका जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा इक्वल होता है। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू बी यूनिट वेक्टर। इसलिए हमने इसको सॉल्व करके पहले u के बराबर रख लिया, u का एक वेक्टर बनाया, तो इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आएगा ये बिल्कुल वही होगा जो इसका यूनिट वेक्टर आएगा। तो इसलिए हमने इसे पैरेलल वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यूनिट वेक्टर फाइंड किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की कॉपी है, सिर्फ रकमें चेंज हुई हैं। इजी क्वेश्चन है। इसे हम u के बराबर लेट कर लेते हैं 3a माइनस 2c प्लस 4b। वैल्यूज पुट कर लें। a की वैल्यू है 3i माइनस j माइनस 2, c की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 4, b की वैल्यू है माइनस 2i प्लस 4j। ब्रैकेट्स ओपन करें। 9i माइनस 3j माइनस 2i माइनस 4j, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 8i प्लस 16j। अब i वाली रकमें इकट्ठी कर ले। माइनस 2 माइनस 8, ये माइनस 10 हो गया, और प्लस 9, तो ये माइनस 1 आ गया। इसे हम माइनस i लिखते हैं। अब j वाली रकम माइनस 3 माइनस 4, माइनस 7 हो गया, और ये प्लस 16, तो 16 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 9j। ये हमारे पास u वेक्टर आ गया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। माइनस i प्लस 9j मैग्नीट्यूड, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 1 प्लस 81, 82 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास u मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम u यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। u का यूनिट वेक्टर बराबर है u वेक्टर डिवाइडेड बाय u का मैग्नीट्यूड। u वेक्टर है हमारे पास माइनस i प्लस 9j डिवाइडेड बाय, यह आया हमारे पास 82 स्क्वायर रूट। अब इसको एक दफा इसके नीचे लिख लें और एक दफा इसके नीचे लिख लें, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया। ये बिल्कुल वही यूनिट वेक्टर है जो अगर हम इसको डायरेक्ट निकालें। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, उसने बताया हुआ है कि ये वेक्टर पैरेलल है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल, यानी हमें दो वेक्टर दिए होंगे, हमने ये फाइंड करना है कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं या नहीं। तो पैरेलल वेक्टर्स कैसे पता चलेगा? इन दोनों का हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। अगर तो दोनों का यूनिट वेक्टर इक्वल आ गया तो फिर ये पैरेलल हैं, और अगर ये इक्वल ना आया तो फिर ये पैरेलल नहीं है। तो आइए इन दोनों का यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। ए वेक्टर 6i प्लस j, अब इसका मैग्नीट्यूड 6 स्क्वायर, पहले इसका मॉडुलस लिख लें 6i प्लस j, 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 36 प्लस 1 37। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर है हमारे पास 6i प्लस j डिवाइडेड बाय 37 स्क्वायर रूट। एक दफ़ा इसके नीचे लिख लें, एक दफ़ा इसके नीचे लिख लें, तो ये हमारे पास a का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम b का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं।
तो b का मैग्नीट्यूड पहले हमने b वेक्टर लिखा 12i + 2j। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे 12i + 2j मॉडुलस 12 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 144 + 4, तो ये होता है 148 स्क्वायर रूट। अब इसको अगर हम चेक करें इसका वर्क करके, तो 2 पे डिवाइड किया ये हो गया 7 4, फिर 2 पे डिवाइड किया ये हो गया 3 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3 7। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और इसका स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, यह है बी वेक्टर ओवर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर लिख लिया हमने 12i + 2j डिवाइडेड बाय 2 3 7 स्क्वायर रूट। अब इसको एक दफा इसके नीचे लिख लें, एक दफा इसके नीचे लिख लें। ये कट हो के 6 हो गया, ये कट हो के 1 हो गया। 6/37 स्क्वायर रूट i + 1/37 स्क्वायर रूट j। तो यहाँ पे आप देखें कि ये दोनों यूनिट वेक्टर इक्वल आ गए, तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर a और v वेक्टर जो हैं ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। एक तो इसको प्रूफ करने का, फाइंड करने का ये तरीका है। एक और तरीका भी है जो कि इससे बहुत ही सादा और आसान है, आइए उसको भी चेक करते हैं। अब इसका जो सेकंड मेथड है जो कि ज़्यादा इजी है, आपकी बुक की एग्जांपल में भी किया हुआ है, तो उसको हम चेक करते हैं। बी वेक्टर को लिख लेते हैं 12i + 2j। यहां से 2 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 6i + j। अब ये रकम देखें किसके बराबर है, a के बराबर। तो इसका मतलब है कि b जो है वो a के बराबर है, लेकिन अगर हम a को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जब दो वेक्टर, असल में ये पैरेलल का भी सिंबल है, ये रिलेशन होता है इसका b = ka। तो लैम्डा का इसमें वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे लैम्डा जो है वो 2 है, तो इसका मतलब है b इज पैरेलल टू a। जब भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ किसी रकम से मल्टीप्लाई होके इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं। तो ये देखें सेकंड मेथड जो है ये बहुत ही इजी है, 3-4 स्टेप में सॉल्व हो गया है। तो इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो भी हम सेकंड मेथड से करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 करते हैं, सेकंड मेथड से करते हैं, इजी मेथड है। बी वाली रकम बड़ी नजर आ रही है, इसको हम पहले लिखते हैं 6i - 9j। अब देखें इसमें से हम क्या कॉमन लें कि हमारे पास ये रकम बन जाए। अब देखें ये माइनस है लेकिन ये प्लस है, इसका मतलब है माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, और साथ में अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये रकम हो जाएगी -2i + 3j। तो ये कॉमन लेके आ गया, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं a वेक्टर। तो लैम्डा यहाँ पे क्या है -3, तो इसका मतलब है b जो है वो a वेक्टर के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि b जो है वो -3 से मल्टीप्लाई होके a के इक्वल आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 करते हैं। इसमें b को ले लेते हैं 6i - 3j। यहाँ से 3 कॉमन निकल सकता है, यहाँ आ जाएगा 2i - j। तो अब देखें ये a के बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ a नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल नहीं है।
अगर तो कॉमन लेके हमारे पास ये ए के बराबर आ जाता तो फिर ये पैरेलल होता। इसके अलावा अगर कुछ भी आंसर आता है, चाहे वो सिंबल में चेंज हो या वैल्यू में चेंज हो, तो फिर वो वेक्टर पैरेलल नहीं होते। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए और यहाँ लिख देते हैं नॉट, यानी इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं बी जो है वो ए वेक्टर के पैरेलल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 4 करते हैं। बी वेक्टर को लिख लेते हैं 6i माइनस 14j, यहां से 2 कॉमन निकल सकता है, ये हो जाएगा 3i माइनस 7j। तो ये ए वेक्टर है, इसलिए इस यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें बी वेक्टर जो है एक रकम से मल्टीप्लाई होके ए के बराबर आ गया, तो लैम्डा जो है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ हम रिजल्ट लिख सकते हैं बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर। बी जो है वो ए वेक्टर के मतवाजी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है थ्राइस इन लेंथ, यानी जिसकी लेंथ 3 गुना है, जिसकी लंबाई 3 गुना है, ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर के 3 गुना है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट है। ये जरा इधर देखें, ये ए वेक्टर बनाया, फर्ज करें ए वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या है, इस वेक्टर के ऑपोजिट है और इससे 3 गुना है, तो इसे हम लिख सकते हैं -3a, यानी ये इस वेक्टर के ऑपोजिट है और इसके 3 गुना है, थ्राइस है, 3 टाइम्स है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे लिख लें लेट a इज इक्वल टू 3i माइनस 2j। तो न्यू वेक्टर क्या होगा, न्यू वेक्टर जो है वो बराबर होगा -3a। न्यू वेक्टर को आप b का नाम भी दे सकते हो ताकि आगे कैलकुलेशन आसान रहे। अब b वेक्टर -3a की वैल्यू पुट कर ली, 3i माइनस 2j। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, -9i प्लस 6j। तो ये हमारा आंसर है। इसमें हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड कर लिया जो इस वेक्टर के 3 टाइम है। अब एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 से मिलता जुलता है। फाइंड 2 वेक्टर्स। क्वेश्चन 10 में हमने एक वेक्टर फाइंड करना था, इसमें 2 फाइंड करने हैं दैट आर डबल इन मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर से उसकी मैग्नीट्यूड डबल है, 2 गुना है, 1 इन सेम डायरेक्शन। अब एक जो है वो उसी वेक्टर की सेम डायरेक्शन में है। ये जरा तस्वीर बना के दिखाता हूं। ये वेक्टर बनाया मैंने ये वाला। तो वो कहता है कि 2 वेक्टर हमने फाइंड करने हैं जो कि इससे डबल हैं। तो एक ये हो गया और दूसरा जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन है। एक की डायरेक्शन इसी वेक्टर में है और दूसरे की इससे अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये 2 वेक्टर हमने फाइंड करने हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट किसी भी वेक्टर के बराबर रख लें, इसे u के बराबर रख लें, 3i माइनस 5j। अब उसने क्या कहा था कि हमारे जो रिक्वायर्ड वेक्टर हैं वो होंगे, इसको मैं v का नाम दे देता हूं, v इज इक्वल टू 2u और दूसरा होगा v इज इक्वल टू -2u। यानी जो ये वेक्टर है उसका डबल और ये भी उसका डबल, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में। प्लस का मतलब है कि ये वाला वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा और माइनस का मतलब है कि ये वाला वेक्टर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। आइए अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। u की वैल्यू पुट की,
3i-5j, ब्रैकेट ओपन करें, 6i-10j, तो एक ये वेक्टर आ गया हमारे पास। इधर भी वैल्यू पुट कर लें, -2 इंटू 3i-5j, ब्रैकेट ओपन करें, -6i+10j, तो ये दूसरा वेक्टर है। तो इस तरह हमने एक वेक्टर से दो वेक्टर फाइंड किए, एक जो है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन है और एक उसी वेक्टर के डायरेक्शन में है, और दोनों की मैग्नीट्यूड भी डबल है। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाती है। ये वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये आपने पहले पढ़ा हुआ है क्लास 9 में फिजिक्स में, तो वही चीज़ें अब बार बार रिपीट हो रही हैं, इसलिए ये इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आगे भी इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो भी इजी हैं, इसमें डॉट प्रोडक्ट वगैरह आएंगे तो वो भी हम देखेंगे, बहुत इजी चीज़ें हैं।